नमस्कार दोस्तों। आज ये 19 दिसंबर 2021 और हम करने जा रहे हैं ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड का एनालिसिस। तो देखते हैं कि इनका बिज़नेस किस तरह का है, इनके नंबर्स किस तरह के हैं, रिटर्न्स किस तरह के हैं, रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, ग्रोथ कैसी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, और देखते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्टमेंट की लायक है या नहीं। तो पहले चलते हैं, देखते हैं कि इनका बिज़नेस मॉडल कैसा है। स्क्रीनर पे मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली नहीं इस कंपनी के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसलिए मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ा इधर उधर से। और ग्रेविटा इंडिया की जो शुरुआत है वो 1992 में हुई और इनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे रजत अग्रवाल, वो जो अभी भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इनकी जो NSE BSE में लिस्टिंग हुई थी वो हुई थी 2010 से, तो 18 साल बाद इन्होंने कंपनी को पब्लिक किया था। इनका मेन बिजनेस जो है वो लीड एल्यूमिनियम और पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट, जिसको PET भी बोलते हैं। इन नॉर्मल टर्म्स हम कहेंगे प्लास्टिक, या फिर ऐसा मटेरियल जिससे प्लास्टिक बनाया जा सकता है। इनका मैन्युफैक्चरिंग या रिसाइकल ये करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बेचते हैं। इनका प्रेजेंस 50 कंट्री से भी ऊपर कंट्रीज़ में है, तो हम कहेंगे वर्ल्ड वाइड रीच ज़्यादा है। इनका जो मोस्टली रेवेन्यू आता है, जो रेवेन्यू का मार्जिन है वो फॉरेन कंट्रीज से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं विदेश से अगर पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, वो तो उसका मार्जिन ज़्यादा है इन परसेंटेज एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केट। इनके प्लांट्स कहाँ कहाँ हैं देखते हैं। इंडिया में इनके प्लांट्स जयपुर में है, जो कि जहाँ से इनकी बिगिनिंग हुई थी, इनकी शुरुआत हुई थी बिज़नेस की। और चित्तूर में है 2 प्लांट इनके, जम्मू और कश्मीर में है। तो फिर वी कैन से कि अच्छा खासा इनका डिवाइडेशन है प्लांट्स का अक्रॉस इंडिया। ओवरसीज़ प्लांट्स की बात की जाए तो श्रीलंका में इनका एक रिसाइकलिंग प्लांट है, घाना में इनका रिसाइकलिंग प्लांट अभी ओपन हुआ है। तो इनका मेन बिजनेस जो है वो रिसाइकलिंग में है, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स एंड प्लास्टिक्स। तो जो भी इनको रॉ मटेरियल ये गैदर करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं, उस मटेरियल को ये रिसाइकल करते हैं और उसमें से फिर लीड, एल्यूमिनियम, अदर मेटल्स और PET बना के ये उनको प्यूरिफाई करके ये बेचते हैं। उनको इस हालात में लाते हैं कि वो मेटल्स या फिर प्लास्टिक कहीं और यूटिलाइज किया जा सकता हो। देखिए, अगर आप उनमें से हैं जो कंजर्व करना चाहते हैं एनवायरनमेंट को, जो नेचर को कुछ जो डिस्ट्रक्शन ह्यूमन बीइंग ने किया है उसको अगर आप कम करना चाहते हो, तो और अगर आप किसी मेटल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ग्रेविटा इंडिया को आप एक प्रेफरेंस दे सकते हो, जस्ट बिकॉज वो इनका ऑल ऑफ देयर बिजनेस इज इनटू रिसाइकलिंग, और रिसाइकल करके ही ये सारे मेटल्स वगैरह बनाते हैं। तो इट इज़ बेटर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। चलिए, ये तो हो गया उनके बिजनेस मॉडल के बारे में, वो क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। अब देखते हैं कि इनका बिज़नेस किस तरह का है, नंबर्स किस तरह के हैं वगैरह। तो इनकी मार्केट कैपिटल जो है वो है 1,500 करोड़ की। तो अभी भी कंपनी एक स्मॉल कैप में आती है। करंट उनका प्राइस जो चल रहा है 226 चल रहा है, और ऑल टाइम हाई जो है उनका वो है 52 वीक हाई जो है 285 है, और ऑल टाइम हाई भी उनका 285 है, अगर जैसा मैंने चार्ट देखा था। और लो है उनका 60। स्टॉक का PE चल रहा है अभी 16.3। तो मेटल कंपनियों का PE जो है वैसे भी थोड़ा लोअर साइड ही रहता है, वी हैव सीन।
और मेटल कंपनियों का जो बिज़नेस है वो ज़्यादातर उनको बहुत कैश लगता है, बहुत लागत लगती है, उनको पैसों की ज़रूरत होती है इतना बड़ा बिज़नेस चलाने के लिए। बट ये एक ट्रेडिशनल एक मेटल कंपनी नहीं है, ये रिसाइकलिंग वाली कंपनी है, तो इनको थोड़ा कम लगता है पैसा। इनकी बुक वैल्यू जो है वो अभी है 47.6, तो प्राइस टू बुक रेशियो देखा जाए तो तकरीबन निकल के आता है 5। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.7%, इतना अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का ये मतलब होता है कि जितना कैपिटल, जितना इन्वेस्ट ये कर रहे हैं, जितना पैसा ये लगा रहे हैं, जितनी लागत है इनकी, उनके ऊपर वो कितना पैसा कमा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल 19.7% का ये मतलब हुआ कि अगर ये 100 रुपये वहाँ पे बिज़नेस करने के लिए लगा रहे हैं तो उसके ऊपर उनको 19 रुपये 70 पैसे वो लोग कमा रहे हैं इन 1 ईयर। ओके, आगे देखते हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा मैं डिटेल में जाना चाहूँगा और थोड़ा आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं इस किसी भी कंपनी को। प्राइस जो है अगर आप देखो तो जनवरी 2021 से ये 80 रुपये से बढ़ के अभी 220 के भी ऊपर चल रहा है। देखिए, कोई भी कंपनी हम जब एक इन्वेस्टर को ख़रीदनी होती है, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने वैल्यू देखना चाहिए जो भी कंपनी उनके सामने है, जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो देख रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो 2021 में जनवरी में इनका प्राइस था सिर्फ 80 रुपये, जो बढ़ के हो गया 222 रुपये, 222-30 जो भी है। तो क्या अभी भी इसमें कोई स्कोप है इन्वेस्टमेंट का? हो सकता है हो। देखिए, शेयर प्राइस कितनी भी बढ़ जाए या कितनी भी घट जाए, आपको इवेंचुअली यही ढूंढना है कि किसी स्टॉक में, किसी कंपनी में वैल्यू है करंटली या नहीं। आगे देखते हैं, पी रेशो देखते हैं। देखिए, पी रेशो का जो चार्ट है उसे एक बार देखते हैं। प्राइस टू अर्निंग जो है वो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, वो है पी इस स्टॉक का। जो मीडियन है पिछले 5 सालों में पी का, मतलब ऑन एन एवरेज इसका जो पी रहा है पिछले 5 सालों में वो है 17.9। तो इसको कैसे यूज़ किया जाए ये देखने के लिए कि किस वक्त हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इस चार्ट में आपको सबसे डीप पॉइंट देखना चाहिए। जैसा कि अपने को जनवरी 2021 में दिख रहा है, तो लेफ़्ट में जो दिख रहा है आपको वो है EPS, अर्निंग पर शेयर, और राइट में जो दिख रहा है 5, 10, 15, 20 वो है इसका PE। तो बेस्ट टाइम जो था इसको ये करने का, ख़रीदने का, वो था कहीं जनवरी में 2021 में, जब इसका PE बहुत कम था, 7 के करीब, 7.6 या 7 के करीब चल रहा था तभी। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो इसका PE बढ़ के हो चुका है तकरीबन 17 समथिंग, ठीक है। तो वो एक अच्छा वक्त था इसको ख़रीदने का। अब देखते हैं और एक बात, अगर हम थर्ड चीज़ हम देखें जो लाइट ब्लू में नज़र आ रही है चार्ट में, वो है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर जो है वो जनवरी 2017 से लेके जो जनवरी 2019 तक देखें तो पहले इनिशियली बढ़ा, बाद में थोड़ा कम हुआ, और आफ्टर कोविड ये इसने फिर से पेस पकड़ा है। और अब अभी अगर EPS देखें तो अच्छा खासा हमें नज़र आ रहा है, तकरीबन 13 के ऊपर अभी EPS हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। शेयर प्राइस 230 और अर्निंग पर शेयर 13 रुपये जस्टिफाई नहीं करता मुझे। थोड़ा अगर अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होता तो और अच्छा लगता, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं सेल्स और मार्जिन। तो जो हमें पिंक लाइन दिख रही है वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशो, येलो लाइन दिख रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशो, और नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो हमें दिख रहा है ग्रीन में।
उसके बाद ये जो पर्पल में दिख रहा है वो है क्वार्टरली सेल्स रिजल्ट्स। तो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जनवरी 2010 से लेके आप देखो तो क्वार्टर सेल्स बढ़ते ही जा रहे हैं, जो ये दिखाता है कि कंपनी इज़ ग्रोइंग। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन रेशियो तो सेम ही रहते हैं ऑलमोस्ट। हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो येलो में जो दिख रहा है हमें, तो वो जो है वो 10 या 8-9 के बीच में ही रहा है, 8-9-10 के करीब ही रहा है हमेशा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज अगर देखा जाए तो इतना अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगता, लेकिन ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि ये एक मेटल स्टॉक है जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट होते रहता है या फिर कम ही रहता है मोस्टली। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। ओके, सो अगर पिछले 5 सालों की हम बात करें तो सेल्स जो है 655, 1017, 1242, 1410 बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही दिख रहे हैं हमें। और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर सेल्स देखें तो 1805 है, जो कि ऑल टाइम हाई है, बहुत बढ़िया। एक्सपेंसेस देखें तो वो भी उसी तरह से हमें नज़र आएंगे। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 92, 62, 109, 115, 162 तो बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, हाँ ये है चीज़ जहाँ पे ये सुधार कर सकते हैं, क्योंकि 10 से कम अगर आपका OPM परसेंटेज है तो वो बिल्कुल ही साधारण हो जाता है, बिल्कुल ही अनअट्रैक्टिव हो जाता है। तो OPM परसेंटेज इज़ समथिंग वेयर दिस फर्म नीड्स टू वर्क अपॉन। और ये कैसे OPM परसेंटेज कैसे बढ़ेगा आपका खर्चा कम करके, तो इनको कॉस्ट सेविंग पे ध्यान देना चाहिए ताकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके, नेट प्रॉफिट भी उससे बढ़ेगा। जितना खर्चा बेसिकली बिजनेस में आप कर रहे हैं वो अगर किस तरह से कम किया जाए तो फिर OPM परसेंटेज बढ़ेगा। इंटरेस्ट कॉस्ट देखें तो 20, 26, 31, 31, 26 ये निग्लिजिबल है 1500 करोड़ की कंपनी के लिए। ये जल्द ही एक ही क्वार्टर में, एक ही साल में ये इंटरेस्ट 1-2 साल में ये अपना जो भी इंटरेस्ट है उनका वो कम कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ये जो दिख रहा है हमें, इनके पास जो लोन है वो शॉर्ट टर्म लोन ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म लोन कम है। किसी भी कंपनी को टैक्स सेव करने के लिए थोड़ा बहुत लोन होना ज़रूरी होता है। मैंने इनका एक वीडियो भी देखा जो इनके CEO थे उनका, तो उनके मुताबिक ये इंटरेस्ट जो है वो कांस्टेंट रखना चाहते हैं। वो इंटरेस्ट को रीपे जल्दी नहीं करना चाहते, विच इज़ ऑल्सो स्ट्रेटजिकल। किसी भी कंपनी को थोड़ा बहुत लोन लेके रखना चाहिए जस्ट टू सेव टैक्सेस। उसके बाद देखते हैं नेट प्रॉफिट इनका देखें तो 74, 33, 44, 15, 33, 52, 96। तो ये जो डिप आपको नज़र आएंगे कहीं कहीं, देखिए ये डिप तो लाजमी है जस्ट बिकॉज ये मेटल कंपनी है। ये कोई FMCG वगैरह नहीं है जहाँ पे हर ईयर आपको नेट प्रॉफिट ग्रो करता हुआ मिलेगा, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं उसमें, बाज़ार का भाव वगैरह वगैरह जो अफेक्ट करते हैं इनके प्रॉफिटेबिलिटी को, इनके रेवेन्यू को या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को वगैरह। अर्निंग पर शेयर देखें तो ठीक ठाक ही लग रहा है, अच्छे पेस से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इस बार तो बहुत ही बढ़िया 14 के करीब दिख रहा है। ऑल राइट, रिजर्व्स देखते हैं 176, 186, 211, 255, 315 तो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अगर और बढ़े रिजर्व्स तो इनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ और भी रहेगी। रिसेंट टाइम्स में, रिसेंट ईयर्स में कंपनी ने बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाई हुई है। नए नए प्लांट्स उन्होंने ओपन किए हुए हैं रिसाइकलिंग के लिए। घाना का प्लांट भी इस साल उन्होंने ऑपरेटिंग इसमें लाया हुआ है। तो ग्रोथ तो बढ़िया है कंपनी की, कोई उसमें इशू नहीं है।
एसेट्स अगर हम देखें 243, 55, 492, 573, 614, 726, 909, तो टोटल एसेट्स भी बढ़ ही रहे हैं। कैश फ्लो अगर देखें तो नेट कैश फ्लो हमेशा ज़ीरो के करीब ही रहा है, ज़्यादा कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, कोई सडन कोई ऐसा बड़ा अमाउंट यहाँ पे नहीं है। ऑलराइट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जब से लिस्ट हुई है, पिछले कुछ क्वार्टर्स की यहाँ पे हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं पिछले 4 सालों में, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो कांस्टेंट दिखाई दे रही है, कोई बड़ा इसमें मूव नहीं है। बेसिकली 2020 में जब भाव बहुत कम हुआ था शेयर के प्राइस गिरे थे, तब कैपिटलाइज किया है प्रोमोटर्स ने खुद ही के शेयर ख़रीद के। तो ये बहुत बढ़िया इन्होंने स्ट्रैटेजी चलाई है, बहुत ही बढ़िया काम यहाँ पे इन्होंने किया है, सस्ते में अपने खुद के शेयर्स ख़रीद लिए प्रोमोटर्स ने। जब कोई प्रोमोटर्स अपना स्टेक खुद की कंपनी में बढ़ाता है तो वो एक अच्छा संकेत होता है इन्वेस्टर के लिए कि ये शेयर बढ़िया है, इसमें प्रोमोटर्स खुद ट्रस्ट करते हैं और आने वाले दिनों में, क्वार्टर्स में, सालों में इनका बिजनेस ग्रो कर सकता है। इसीलिए प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक खुद की ही कंपनी में बढ़ाया हुआ है। FIIs अभी बने हैं रिसेंट क्वार्टर में इस कंपनी में, और DIIs ने एग्ज़िट किया है मार्च में। पब्लिक का शेयर होल्डिंग अगर देखा जाए तो कांस्टेंट ही है 25% के अराउंड हमेशा से, तो पब्लिक का भी इसमें अच्छा खासा स्टेक है अपार्ट फ्रॉम प्रोमोटर्स। तो बात करते हैं एंड ऑफ द वीडियो, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है। मुझे सबसे बढ़िया पॉजिटिव जो कंपनी का लगा है वो लगा है इनका बढ़ता हुआ सेल्स ग्रोथ। ये चार्ट हमें क्लियरली दिखाता है कि कितने बढ़िया इन्होंने अपने सेल्स बढ़ाए हैं ऑन क्वार्टरली बेसिस, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है ये। इसके बाद जो करंट पी चल रहा है, मैं चाहूँगा कि मैं इस कंपनी को और भी कम पी पे ख़रीदूँ, 13 पे, 12 पे। मुझे नहीं पता कि वो 13-12 पे आएगा या नहीं, लेकिन फ़िलहाल वो 17 पे चल रहा है। 17 कोई बुरा नंबर नहीं है एक्चुअली इस कंपनी में बनने के लिए या फिर इस कंपनी के शेयर्स ख़रीदने के लिए, लेकिन मैं वैल्यू ढूंढूंगा, मैं सस्ते में ख़रीदना पसंद करूंगा इस कंपनी को। शेयर प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पी की बात कर रहा हूं। तो जब भी इनका पी 13-12 के करीब आएगा तब ये अच्छा अपॉर्चुनिटी देगी कंपनी। लेकिन अगर आप अगर आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो रिसाइकलिंग का बिज़नेस करती हो, तो ये कंपनी बेस्ट है इवन एट दिस PE। और ये पी जो है उनका एवरेज पी के भी लो चल रहा है अभी। वो ग्रे लाइन जो हमने देखी, मैं दिखा देता हूँ फिर से एक बार। ये जो ग्रे लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे, वो उस ग्रे लाइन के थोड़ा सा नीचे ही अभी वो ब्लू लाइन ट्रेड कर रही है जो कि है PE की लाइन। तो अभी भी इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है मेरे हिसाब से। नेगेटिव बात, जैसा मैंने बोला, OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, 10% से भी कम। मैं जानता हूँ कि मेटल कंपनी है, रिसाइकलिंग इनका बिजनेस है वगैरह वगैरह, लेकिन मैं चाहूँगा कि इनका OPM बढ़े 13, 14, 15% के ऊपर। 15% के ऊपर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन 10% मुझे पसंद नहीं आता। इसके अलावा डेट नहीं है इन पे। अगेन वन मोर पॉजिटिव, बुक वैल्यू 47 है। ये एक न्यूट्रल टू नेगेटिव पॉइंट बन जाता है क्योंकि कंपनी जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 226, तो बुक वैल्यू 47। इनके नेट एसेट भी हमने देखे 950 करोड़ के करीब है और इनका मार्केट कैपिटल 1,500 करोड़ का है, तो वो भी एक फैक्टर आपको कंसिडर करना चाहिए। तो ऑल इन ऑल बढ़ती हुई कंपनी है, ग्रोथ इनके पास है, तो सारी चीज़ें ही हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ये तो आप आखिरी में आपका पैसा रहेगा, आपका डिसीजन रहेगा वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट।
तो ये था ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड का एनालिसिस फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माय व्यू। तो देखते हैं अगली बार हम कोई और कंपनी का एनालिसिस करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।